हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम परम है और आपका आज के वीडियो में स्वागत है। आज हम क्लास 12 संदीप गर्ग इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 4 मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम के सेक्शंस 4.8 और 4.9 नेशनल इनकम एट करंट एंड कांस्टेंट प्राइस और नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी को डिस्कस करेंगे। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 4 और यूनिट नंबर 1 दोनों कंप्लीट हो जाएंगे। अगले कुछ वीडियोस में हम इस चैप्टर में दिए गए सॉल्व न्यूमेरिकल क्वेश्चंस और फिर एंड में दिए गए क्वेश्चन बैंक को भी सॉल्व करेंगे। चैप्टर नंबर 4 और यूनिट 1 के मेरे सभी वीडियोस के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगे। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक इम्पॉर्टेंट है और पिछले कुछ सालों से इस टॉपिक में से एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आता है। हम पहले सेक्शन 4.8 नेशनल इनकम एट करंट एंड कांस्टेंट प्राइस को समझते हैं। सेक्शन 4.9 नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी भी बिल्कुल सेक्शन 4.8 की ही आइडेंटिकल कॉपी है। अगर आप सेक्शन 4.8 को समझ गए तो सेक्शन 4.9 आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। दोस्तों, हमने चैप्टर नंबर 3 नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स में नेशनल इनकम की डेफिनेशन पढ़ी थी कि इट रेफर्स टू मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced by the normal residents of a country during a period of 1 year। अब यहाँ पे मनी वैल्यू का मतलब हुआ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड मल्टीप्लाइड बाय द यूनिट प्राइस। हम मनी वैल्यू को इन गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केट वैल्यू भी कह सकते हैं। अब इससे ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है कि भले ही गुड्स किसी भी तरीके से मेजर किए जाते हों, जैसे कि मीटर में, लीटर में, नंबर में इत्यादि इत्यादि, पर जब हम इन्हें पैसों में एक्सप्रेस करते हैं तो सभी गुड्स को मेजर करने में एक यूनिफॉर्मिटी आ जाती है। फॉर एग्जांपल, लेट से एक इकॉनमी में सिर्फ 2 फाइनल गुड्स ही बनते हैं, मिल्क और शूज़। अब लेट से फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में नॉर्मल रेजिडेंट्स ने 1100 लीटर मिल्क प्रोड्यूस किया, जिसका मार्केट प्राइस 50 रुपीज़ अ लीटर था, और 400 पेयर शूज़ के प्रोड्यूस किए, जिसका मार्केट प्राइस 500 रुपीज़ अ पेयर था। तो अगर हम इन दोनों गुड्स के मार्केट प्राइस को उनकी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दें और फिर इनका सम टोटल कर दें, तो अब हमारे पास इस साल का नेशनल इनकम या नेशनल प्रोडक्ट का फिगर होगा। अब अगर आप इस टेबल को एक बार फिर से देखें तो यहाँ हमने जो इन दोनों प्रोडक्ट्स का मार्केट प्राइस डाला है वो उसी साल का है जिस साल इन दोनों गुड्स की ये क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई है। यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में नॉर्मल रेजिडेंट्स ने 1100 लीटर मिल्क प्रोड्यूस किया और इस साल इस मिल्क का मार्केट प्राइस रहा 50 रुपीज़ अ लीटर। और इसी साल नॉर्मल रेजिडेंट्स ने 400 पेयर शूज़ के प्रोड्यूस किए, जिसका मार्केट प्राइस इसी साल रहा 500 रुपये पर पेयर। अब इन मार्केट प्राइसेस को हम करंट ईयर के मार्केट प्राइसेस कहेंगे, क्योंकि हमने जिस साल में गुड्स प्रोड्यूस किए हैं हमने उसी साल के इनके प्राइसेस को भी कंसिडर किया है। और जो नेशनल इनकम हमने इन गुड्स की क्वांटिटी को उनके करंट ईयर के मार्केट प्राइसेस से मल्टीप्लाई करके निकाली है, उसे हम नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस बोलेंगे। National income at current price is the money value of final goods and services produced by normal residents of a country in a year measured at the prices of the current year. For example, measurement of India's national income of 2019-20 at the prices of 2019-20। यानी कि हम जब फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज को उन गुड्स के उस साल के मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें नेशनल इनकम एट करंट प्राइस मिलेगा। अब अभी तक हमने नेशनल इनकम की डेफिनेशन सिर्फ इतनी पढ़ी थी कि इट इज़ द मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री इन अ ईयर। अब नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस को डिफाइन करने के लिए हम ये एडिशनल लाइन मेजर्ड एट द प्राइसेस ऑफ करंट ईयर को ऐड करेंगे। आई होप आपको इसकी डेफिनेशन अब समझ आ गई होगी। हम नेशनल इनकम एट करंट प्राइस को नॉमिनल नेशनल इनकम भी बोलते हैं
ये सिनोनिम आपको हमेशा याद होना चाहिए क्योंकि कई बार एग्जाम में इसे यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि नेशनल इनकम एट करंट प्राइस या फिर नॉमिनल नेशनल इनकम does not show the true picture of economic growth of a country, as any increase in nominal national income may be due to rise in price level without any change in physical output. अब इस पॉइंट को समझने के लिए हमें पहले नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस के कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। अब अगर आप इस टेबल को एक बार फिर से देखें तो हमने यहाँ जिस साल गुड्स प्रोड्यूस किए हैं उनकी उसी साल की प्रोड्यूस्ड क्वांटिटी को उनके उस साल के मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाइड किया है, जिससे हमें नेशनल इनकम एट उस साल के करंट प्राइसेस का फिगर मिला है। अब लेट से हम इस टेबल में साल 2019-20 की जगह फाइनेंशियल ईयर 2011-12 के इन प्रोडक्ट्स के प्राइसेस डाल देते हैं और अब नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं, जिसमें अब हम फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में इन दो गुड्स की क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड को लेंगे और फाइनेंशियल ईयर 2011-12 में जो इन दो गुड्स के मार्केट प्राइसेस थे उनको लेंगे। तो अब जो हमारी नेशनल इनकम कैलकुलेट होगी, जब हम 2019-20 की क्वांटिटी को 2011-12 के प्राइसेस से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसका सम टोटल लेंगे, तो उसे हम नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस कहेंगे। National income at constant price is the money value of final goods and services produced by normal residents of a country in a year measured at base year price. अब यहाँ हमने साल 2011-12 जिसके प्राइसेस हमने नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस को कैलकुलेट करते वक्त कंसिडर किए हैं, उसे हम बेस ईयर कहेंगे। Base year is the normal year which is free from market fluctuations. Presently 2011-12 is taken as the base year in India. अब ऐसा कोई भी साल जिसमें एक इकॉनमी में गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस स्टेबल रहे हों, यानी कि उनकी प्राइसेस में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन ना आई हो, उस साल को हम बेस ईयर लेते हैं। ऐसा साल नॉर्मल साल होना चाहिए जिसमें कोई नेचुरल कैलामिटी जैसे बहुत ज़्यादा बारिश होना या फिर सूखा पड़ना या फिर जैसे आजकल कोई बीमारी जैसे कोरोना आ जाना या फिर कोई युद्ध हो जाना, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, जिससे इकॉनमी में प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस मोर और लेस स्टेबल रहें। अब यहाँ जब हम साल 2019-20 या फिर किसी भी साल की नेशनल इनकम बेस ईयर जो यहाँ पे हमने 2011-12 को लिया है उसके प्राइसेस से कैलकुलेट करते हैं, तो हम उसे नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस कहते हैं। अब इंडिया में नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो हमारे देश की नेशनल इनकम को कैलकुलेट करता है, उसने साल 2015 में हमारी नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस को कैलकुलेट करने के लिए पुराना बेस ईयर जो फाइनेंशियल ईयर 2004-5 था उसे चेंज करके नया बेस ईयर 2011-12 कर दिया। तो 2015 ऑनवर्ड्स हम हर साल जो इंडिया की नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं उसे हम 2011-12 के प्राइसेस पे कैलकुलेट करते हैं। अब ऐसा करने का क्या एडवांटेज होता है, इसे हम थोड़ी देर में समझेंगे। हम नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस को रियल नेशनल इनकम भी कहते हैं, यानी नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस को हम नॉमिनल नेशनल इनकम कहते हैं और नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस को हम रियल नेशनल इनकम कहते हैं। इट शोज द ट्रू पिक्चर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री as any increase in real national income is due to increase in output only. अब अगर हम इस पॉइंट को ये वाले पॉइंट के साथ पढ़ें तो हमें पता चलता है कि नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस हमें इकॉनमी में हुई इकोनॉमिक ग्रोथ की करेक्ट पिक्चर देता है, जबकि नेशनल इनकम एट करंट प्राइस हमें इकोनॉमी में सही इकोनॉमिक ग्रोथ की पिक्चर नहीं देता है। आइए इन दोनों पॉइंट्स को थोड़ा और समझते हैं। अब नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का मेन एम होता है
ये जानना कि एक इकॉनमी में कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगे उतना ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, जिससे उनकी इनकम इंक्रीज होगी, जिससे फिर वो और ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज को खरीद सकेंगे। ये एक किस्म का वर्चुअस साइकिल बन जाएगा, जिसमें ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन विल लीड टू मोर एम्प्लॉयमेंट, which will further lead to increase in per capita income of economy, or that will further lead to more purchase and production of goods and services. इसी को हम इकोनॉमिक ग्रोथ या फिर जीडीपी या नेशनल इनकम की ग्रोथ कहते हैं। यानी कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का हमें अल्टीमेटली ये पता करना होता है कि पिछले साल के मुकाबले हमने इस साल कितने ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए हैं। अब याद रखिए, मैंने यहाँ पे ये नहीं कहा है कि पिछले साल के मुकाबले हमारे रेजिडेंट्स द्वारा प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइजेस में कितनी बढ़ोतरी हुई है। यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही पैरामीटर होता है कि कितने ज़्यादा क्वांटिटी में गुड्स एंड सर्विसेज हमारे रेजिडेंट्स ने प्रोड्यूस किए हैं। और इसका पता हमें सिर्फ और सिर्फ नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस की कैलकुलेशन से पता चलेगा, ना कि नेशनल इनकम एट करंट प्राइस की कैलकुलेशन से। तो चलिए इसी पॉइंट को यहाँ दिए एग्जाम्पल से समझते हैं। अब ये एक इमेजिनरी इकोनॉमी है जहाँ सिर्फ 3 गुड्स प्रोड्यूस होते हैं। पहला व्हीट, जिसे हम किलोग्राम में मेजर करते हैं। दूसरा क्लॉथ, जिसे हम मीटर में मेजर करते हैं। और तीसरा मिल्क, जिसे हम लीटर में मेजर करते हैं। अब नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए हम इन तीनों गुड्स की मार्केट वैल्यू या मनी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, जो कि होगा उनकी क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड मल्टीप्लाइड बाय देयर मार्केट प्राइजेस। अब यहाँ फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में इकॉनमी के नॉर्मल रेजिडेंट्स ने 1000 किलो व्हीट प्रोड्यूस किया, 500 मीटर क्लॉथ प्रोड्यूस किया और 250 लीटर मिल्क प्रोड्यूस किया। और इन गुड्स का प्राइस इस फाइनेंशियल ईयर में इस प्रकार था। व्हीट का था 20 रुपीज़ अ केजी, क्लॉथ का था 25 रुपीज़ अ मीटर और मिल्क का था 40 रुपीज़ अ लीटर। अब जब हम इस साल के गुड्स की क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड उनके यूनिट प्राइसेस से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसका सम टोटल करेंगे, तो हमें फाइनेंशियल ईयर 2019-20 की नेशनल इनकम का फिगर मिलेगा, जिसे हमने इस साल के प्राइजेस यानी कि करंट प्राइजेस पे कैलकुलेट किया है। इसे हम नेशनल इनकम एट करंट प्राइस कहेंगे, जो कि यहाँ पर है 42,500। अब नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस को कैलकुलेट करने के लिए हमें बेस ईयर में इन आइटम्स के क्या प्राइजेस थे उन्हें कंसिडर करना पड़ेगा। अब यहाँ हमने 2011-12 को बेस ईयर लिया है, जो कि एक नॉर्मल ईयर था, जिसमें प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं था। यानी कि वो ना तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुए थे और ना ही डिक्रीज। अब बेस ईयर में इन आइटम्स के प्राइसेस कुछ इस प्रकार थे। व्हीट का प्राइस था 12 रुपीज़ अ केजी, क्लॉथ का प्राइस था 15 रुपीज़ अ मीटर और मिल्क का प्राइस था 30 रुपीज़ अ लीटर। अब जब हम साल 2019-20 में प्रोड्यूस गुड्स की क्वांटिटी को बेस ईयर के प्राइसेस से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसका सम टोटल करेंगे, तो हमें जो नेशनल इनकम का फिगर मिलेगा उसे हम नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस या फिर रियल नेशनल इनकम कहेंगे। अब इस टेबल में नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस है 42,500 रुपीज़ और नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस है 27,000 रुपीज़। यानी कि फॉर सेम क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, नेशनल इनकम एट करंट प्राइस नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस से 15,500 रुपये या फिर 57% ज़्यादा कैलकुलेट हो रही है। पर क्या ये वाकई ही इकॉनमी की ट्रू इकोनॉमिक ग्रोथ को रिफ्लेक्ट कर रही है?
तो इसका आंसर है नो। अब हम इस टेबल को थोड़ा एक्सटेंड करते हैं और इसमें हम साल 2020-21 का डाटा भी डाल देते हैं। यहाँ हमने 2020-21 में इन तीन आइटम्स की क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड और उनके इस साल के यूनिट प्राइसेस को डाल दिया है। अब यहां हम फाइनेंशियल ईयर 2020-21 की भी नेशनल इनकम करंट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं, जहां हम इस साल की क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड को इस साल के उनके रेट से मल्टीप्लाइड करके उसका सम टोटल कैलकुलेट करेंगे। और हम 2020-21 की नेशनल इनकम कांस्टेंट प्राइस पे भी कैलकुलेट करते हैं, जब हम इस साल की क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड बेस ईयर के प्राइजेस यानी कि 2011-12 के प्राइजेस से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसका सम टोटल करेंगे। अब अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2019-20 और फाइनेंशियल ईयर 2020-21 की नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस को कंपेयर करें तो साल 2019-20 में ये थी 42,500 और साल 2020-21 में ये थी 55,000, यानी कि एक साल में इसमें 29.4% की बढ़ोतरी हुई है। पर अगर हम फाइनेंशियल ईयर्स 2019-20 और 2020-21 की नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस को कंपेयर करें तो साल 2019-20 में ये थी 27,000 और साल 2020-21 में ये थी 27,450, यानी कि एक साल में इसमें सिर्फ 1.6% की बढ़ोतरी ही हुई है, जो कि असल में गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन में हुई बढ़ोतरी को बताता है, क्योंकि हमने इन दोनों सालों के प्राइसेस को कांस्टेंट रखा है। अब अगर आप इन दोनों पॉइंट्स को एक बार फिर से पढ़ें तो आपको ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस को कंपेयर करने से हमें एक इकोनॉमी की ट्रू इकोनॉमिक ग्रोथ का पता नहीं चलता है, क्योंकि इस कैलकुलेशन में इन्फ्लेशन यानी कि प्राइस लेवल में इंक्रीमेंट एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। जैसा कि हमने अभी देखा है कि जब हम नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस को कंपेयर करते हैं फॉर ईयर 2019-20 एंड 2021 तो हमें यहां पर मिसलीडिंग इकोनॉमिक ग्रोथ का फिगर मिलता है। अब जब हम नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस को कंपेयर करते हैं तो फिर हमें इस इकोनॉमी की ट्रू इकोनॉमिक ग्रोथ का पता चलता है, क्योंकि तब हम इन्फ्लेशन के रोल को हटा देते हैं और सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन में हुए चेंजेस को ही कंसिडर करते हैं, जैसा कि हमने अभी देखा था जब हमने नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस कंपेयर किए थे फॉर दीज 2 इयर्स। आई होप आपको नेशनल इनकम एट करंट प्राइस और कांस्टेंट प्राइस के बीच का डिफरेंस समझ आ गया होगा। अब इस टेबल को देखकर एक सवाल उठता है कि हम सिर्फ हर साल की क्वांटिटीज प्रोड्यूस्ड के बीच के डिफरेंसेस को देख के ही ये क्यों नहीं बता सकते हैं कि इस इकोनॉमी में कितनी ग्रोथ हुई है। अब थ्योरेटिकली तो ये पॉसिबल है, पर प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर एक गुड को मेजर करने का तरीका डिफरेंट होता है। अब जहां पर व्हीट किलोग्राम में मेजर होगा वहीं क्लॉथ मीटर में मेजर होगा और मिल्क लीटर में मेजर होगा। इसीलिए इन सभी गुड्स को पहले हम इनकी मनी वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं, जिसके लिए हमें इनकी मार्केट प्राइसेस की जरूरत पड़ती है। अब अगर आप नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस और नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस के फॉर्मूले को ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि इन दोनों में उस साल की क्वांटिटी प्रोड्यूस सेम रहती है, सिर्फ प्राइसेस का ही फर्क होता है। अब जहां हम नेशनल इनकम एट करंट प्राइस में करंट ईयर के प्राइसेस को लेते हैं, वहीं हम नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस में बेस ईयर के प्राइस को कंसिडर करते हैं। अब अगर हम नेशनल इनकम एट करंट प्राइस को नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस से डिवाइड करेंगे तो हमें जो फिगर मिलेगा वो बेसिकली वो मल्टीपल होगा जिससे नेशनल इनकम एट करंट प्राइस नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस से ज्यादा होगी। अब यहां हमने 2019-20 के नेशनल इनकम एट करंट प्राइस को
उस साल के नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस से मल्टीप्लाई किया है तो हमें यहां पर फिगर मिला है 1.57 का, यानी कि नेशनल इनकम एट करंट प्राइस नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस से 1.57 टाइम्स ज्यादा है। अब क्योंकि इन दोनों में उस साल की क्वांटिटी प्रोड्यूस तो कॉमन है, इसीलिए हम कुछ ऐसा भी कह सकते हैं कि ये मल्टीपल का फिगर जो यहां पे 1.57 है, नेशनल इनकम एट करंट प्राइस और नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस के बीच के प्राइस लेवल या फिर इन्फ्लेशन में हुई बढ़ोतरी को दर्शाता है। यानी कि बेस ईयर के प्राइस लेवल में और करंट ईयर के प्राइस लेवल में 1.57 टाइम्स यानी कि लगभग 1.5 गुना बढ़ोतरी हुई है। इसे अगर हम परसेंटेज में एक्सप्रेस करें तो करंट ईयर और बेस ईयर के प्राइसेस में लगभग 57% जंप आया है। अब अगर हम इस मल्टीपल को 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसे हम प्राइस इंडेक्स कहेंगे, जो 2 सालों के बीच के प्राइस लेवल्स में हुए चेंजेस को दिखाता है। अब यहां जब हम 1.57 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर जो फिगर आया है 157 का, उसे हम प्राइस इंडेक्स कहेंगे। अब इसे हम कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं, प्राइस इंडेक्स या फिर करंट प्राइस इंडेक्स इज इक्वल टू नेशनल इनकम एट करंट प्राइस डिवाइडेड बाय नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस इनटू 100। अब ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिस पे बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन एग्जाम में 1 नंबर के आते हैं, जहां हमें इन 3 वेरिएबल्स में से किन्हीं 2 वेरिएबल्स का फिगर दिया जाता है और हमें तीसरे वेरिएबल को कैलकुलेट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल यहां हमें प्राइस इंडेक्स फॉर करंट ईयर दिया गया है 150 और नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस दी गई है 1,50,000 करोड़ और हमें नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस को कैलकुलेट करना है। तो हम इन दोनों फिगर्स को इस फॉर्मूला में डालेंगे जिससे हम नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस को कैलकुलेट कर सकेंगे, जो कि यहां पर होगी 1 लाख करोड़। अब यहां नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस है 1 लाख करोड़ और नेशनल इनकम एट करंट प्राइस है 1.5 लाख करोड़। यानी कि यहां हम ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि करंट ईयर के प्राइस बेस ईयर के प्राइस से 1.5 टाइम्स या फिर 50% ज्यादा है। आई होप आपको प्राइस इंडेक्स का भी कंसेप्ट समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम नेशनल इनकम एट करंट प्राइस और नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस के बीच के डिफरेंसेस को इस टेबल से पढ़ते हैं। अब पहला पॉइंट दोनों की डेफिनेशन है जिसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेशनल इनकम एट करंट प्राइस में हम करंट ईयर के गुड्स एंड सर्विसेज की क्वांटिटी को उनके करंट ईयर के प्राइसेस से मल्टीप्लाई करते हैं। वहीं नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस में हम करंट ईयर के गुड्स एंड सर्विसेज की क्वांटिटी को उनके बेस ईयर के प्राइसेस से मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। अब जहां नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस इकोनॉमिक ग्रोथ को करेक्टली नहीं इंडिकेट करता है, वहीं नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस इकोनॉमिक ग्रोथ को करेक्टली इंडिकेट करता है, क्योंकि वो इन्फ्लेशन के रोल को हटा देता है और सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन में हुई बढ़ोतरी को ही इंडिकेट करता है। हमने इस वाले पॉइंट को भी डिटेल में थोड़ी देर पहले समझा था। अब अगला पॉइंट है कॉजेज ऑफ चेंज। जहां नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस में क्वांटिटी और प्राइस दोनों चेंज होते हैं, वहीं नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस में सिर्फ क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ही चेंज होगी, जिससे हमें इकोनॉमी की ट्रू इकोनॉमिक ग्रोथ का इंडिकेशन मिलेगा। अब अगला पॉइंट है कंपैरिजन का। जहां नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस 2 सालों की नेशनल इनकम को करेक्टली कंपेयर नहीं करता है, वहीं नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस 2 सालों की नेशनल इनकम को करेक्टली कंपेयर करता है। यह पॉइंट भी हमने थोड़ी देर पहले समझा था जब हमने साल 2020-21 और साल 2019-20 की नेशनल इनकम्स को उनके करंट प्राइसेस और कांस्टेंट प्राइसेस दोनों पे कंपेयर किया था। अब नेक्स्ट पॉइंट है इन दोनों के फॉर्मूला को कैलकुलेट करने का।
अब जहां नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस का फॉर्मूला हुआ करंट ईयर की क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय करंट ईयर के प्राइसेस, वहीं नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस का फॉर्मूला हुआ करंट ईयर की क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड मल्टीप्लाइड बाय बेस ईयर के प्राइसेस। फाइनल पॉइंट है इन दोनों नेशनल इनकम्स के ऑल्टरनेट नेम्स का। अब नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस को हम नॉमिनल नेशनल इनकम भी बोलते हैं, वहीं नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस को हम रियल नेशनल इनकम भी बोलते हैं। चलिए अब नेक्स्ट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी पे। अब ये एग्जैक्टली नेशनल इनकम एट करंट प्राइस और कांस्टेंट प्राइस की कॉपी है। अब जब हम नेशनल इनकम को करंट प्राइसेस पे मेजर करते हैं तो उसे हम नॉमिनल नेशनल इनकम कहेंगे, और जब हम जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को करंट ईयर के प्राइसेस पे मेजर करेंगे तो उसे हम नॉमिनल जीडीपी कहेंगे। इसी तरह जब हम नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस को बेस ईयर के प्राइसेस पे मेजर करते हैं तो उसे हम रियल नेशनल इनकम कहते हैं, और जब हम जीडीपी को बेस ईयर के प्राइसेस पे मेजर करेंगे तो उसे हम फिर रियल जीडीपी कहेंगे। अब सवाल ये उठता है कि व्हाट इज द डिफरेंस। फर्क सिर्फ इतना है कि जहां हम नेशनल इनकम में उन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को इंक्लूड करते हैं जिन्हें नॉर्मल रेजिडेंट्स ने प्रोड्यूस किया है, वहीं हम जीडीपी में वो गुड्स एंड सर्विसेज को इंक्लूड करेंगे जिन्हें नॉर्मल रेजिडेंट्स और नॉन रेजिडेंट्स दोनों ने ही प्रोड्यूस किया है इकॉनमी की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, और कोई डिफरेंस इन दोनों में नहीं है। अब हमने चैप्टर नंबर 3 नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स में ये पढ़ा है कि किसी भी देश की जीडीपी उस देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में एक साल में प्रोड्यूस्ड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केट वैल्यू होती है। यानी कि एक इकॉनमी की डोमेस्टिक टेरिटरी में जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बनते हैं, अगर हम उनकी मार्केट वैल्यू का सम टोटल कर लें तो हमें उस इकॉनमी की जीडीपी एमपी का एग्रीगेट मिल जाता है। तो नॉमिनल जीडीपी यानी कि जीडीपी एट करंट प्राइसेस की डेफिनेशन होगी, इट रेफर्स टू द मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इन अ ईयर मेजर्ड एट द प्राइसेस ऑफ द करंट ईयर। और रियल जीडीपी यानी कि जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस की डेफिनेशन होगी, इट रेफर्स टू द मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced within the domestic territory of a country in a year measured at the prices of the base year। अब अगर आप इस टेबल को देखें तो ये सेम टू सेम टेबल आप नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी के डिफरेंस को एक्सप्लेन करने के लिए भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब नॉमिनल जीडीपी का भी वही फॉर्मूला होगा Q1 इंटू P1, यानी क्वांटिटी ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन करंट ईयर मल्टीप्लाइड बाय देयर करंट ईयर प्राइसेस। और रियल जीडीपी का भी सेम फॉर्मूला होगा जो कि रियल नेशनल इनकम का था, यानी कि Q1 इंटू PO विच इज क्वांटिटी ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन करंट ईयर मल्टीप्लाइड बाय देयर प्राइसेस इन द बेस ईयर। अब क्योंकि हम रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड सिर्फ वही लेते हैं जो कि करंट ईयर की होती है, यानी कि नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में क्वांटिटी प्रोड्यूस सेम रहती है। अब यहाँ पे रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी से तभी ज़्यादा होगी जब बेस ईयर के प्राइसेस करंट ईयर के प्राइसेस से ज़्यादा होंगे, क्योंकि दोनों में क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड कॉमन होगा। इसी तरह रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी दोनों इक्वल तभी होंगे जब बेस ईयर के प्राइसेस करंट ईयर के प्राइसेस के इक्वल होंगे, और रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी से तभी कम होगी जब बेस ईयर के प्राइसेस करंट ईयर के प्राइसेस से कम होंगे। अब आपको ये वाली इक्वेशंस को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस इनके पीछे के लॉजिक को अच्छी तरह आप समझ लें। एग्जाम में ऐसी इक्वेशन से रिलेटेड भी एक एक नंबर के क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब नेक्स्ट हमें यह बताया गया है कि नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में से बेटर इंडिकेटर इकोनॉमिक ग्रोथ का कौन सा होता है। अब ये 3 पॉइंट्स की रीजनिंग आप नॉमिनल नेशनल इनकम
और रियल नेशनल इनकम में भी यूज कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1 है रियल जीडीपी हेल्प्स इन डिटर्मिनिंग द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज as it is affected by change in physical output only. On the other hand, nominal GDP can increase even without any increase in physical output as it is affected by change in prices only. अब इसे हमने डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस किया है, जहां किन्हीं भी दो टाइम पीरियड्स के बीच में रियल जीडीपी की मूवमेंट से हमें यह पता चलता है कि उन दोनों टाइम पीरियड्स के बीच उस इकॉनमी में कितने ज़्यादा या फिर कितने कम गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन हुई है। वहीं किन्हीं दो टाइम पीरियड्स के बीच नॉमिनल जीडीपी की मूवमेंट से हम ये कंक्लूसिवली नहीं कह सकते कि ये मूवमेंट सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन में आए चेंजेस की वजह से ही हुई है या इसमें उनके प्राइसेस में भी चेंज आया है। इसीलिए रियल जीडीपी एक इकॉनमी की इकोनॉमिक ग्रोथ की ट्रू पिक्चर प्रेजेंट करता है, अनलाइक नॉमिनल जीडीपी। पॉइंट नंबर 2 है रियल जीडीपी इज अ बेटर मेजर टू मेक पीरियोडिक कंपैरिजन इन द फिजिकल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर डिफरेंट ईयर्स। अब हमें एक इकॉनमी की इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करने के लिए डिफरेंट ईयर्स के बीच उसमें प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन में कितनी बढ़ोतरी या गिरावट आई है, सिर्फ उसे ही समझना होता है और ये फिगर हमें रियल जीडीपी ज़्यादा बेटर देगा एज कंपेयर टू नॉमिनल जीडीपी। पॉइंट नंबर 3 है रियल जीडीपी फैसिलिटेट्स इंटरनेशनल कंपैरिजन ऑफ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस अक्रॉस द कंट्रीज। अब अगर लेट से हमें अमेरिका की जीडीपी फिगर्स को इंडिया के जीडीपी फिगर से कंपेयर करना है तो हमें इन दोनों कंट्रीज में हो रही इन्फ्लेशन को इग्नोर करना पड़ेगा ताकि हम सिर्फ और सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन के फिगर्स को कंपेयर कर सकें। अब ये सिर्फ और सिर्फ रियल जीडीपी के थ्रू हो सकता है जहां हम इन्फ्लेशन के फिगर्स को इग्नोर करते हैं एज कंपेयर टू नॉमिनल जीडीपी जहां प्राइस लेवल्स भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो इन 3 पॉइंट्स के जरिए हम ये कह सकते हैं कि रियल जीडीपी एक इकॉनमी की ग्रोथ की पिक्चर को करेक्टली प्रोवाइड करता है एज कंपेयर टू नॉमिनल जीडीपी। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि रियल जीडीपी इज बेटर देन नॉमिनल जीडीपी। अगेन जैसा मैंने आपको पहले भी बता रखा है, आप ये पॉइंट्स नॉमिनल नेशनल इनकम और रियल नेशनल इनकम के कंपैरिजन में भी लिख सकते हैं। साथ में हमने जो ये नेशनल इनकम एट करंट प्राइस और नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस के बीच का कंपैरिजन टेबल को स्टडी किया था, इसमें अगर आप नेशनल इनकम को जीडीपी से रिप्लेस कर दें तो अब आपके पास नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी के बीच का भी कंपैरिजन टेबल आ जाएगा। बस यहाँ पहले पॉइंट में चेंज आएगा जहाँ हमने नॉमिनल और रियल जीडीपी को डिफाइन करना है, उसमें आप ये दोनों डेफिनेशन लिख सकते हैं जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाई थी। बाकी टेबल सेम रहेगा, बस जहाँ जहाँ नेशनल इनकम लिखा है आपने उसको वहाँ पे जीडीपी से रिप्लेस कर देना है। अब जिस तरह हमने नॉमिनल नेशनल इनकम और रियल नेशनल इनकम के रेशियो को 100 से मल्टीप्लाई करके प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट किया था, उसी तरह हम नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी के रेशियो को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ भी करंट प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला मिलेगा। अगेन इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं जहां इन 3 में से कोई 2 वेरिएबल्स का फिगर हमें दिया जाएगा और हमें तीसरे वेरिएबल को कैलकुलेट करना होगा। अब यहाँ रियल जीडीपी का फिगर है 200 रुपीज़ और प्राइस इंडेक्स का फिगर है 110 और हमें नॉमिनल जीडीपी को कैलकुलेट करना है। तो एज पर दिस फॉर्मूला नॉर्मल जीडीपी हुआ रियल जीडीपी इनटू प्राइस इंडेक्स डिवाइडेड बाय 100 जो कि हुआ 220 रुपीज़। अब इस प्राइस इंडेक्स को हम नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी के कंटेक्स्ट में जीडीपी डिफ्लेटर भी कहते हैं, जो बेसिकली नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी के बीच में हुई गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस मूवमेंट को दिखाता है। जीडीपी डिफ्लेटर मेजर्स द एवरेज लेवल ऑफ प्राइसेस ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट मेक अप जीडीपी।
अब इस एग्जाम्पल में हमें नॉमिनल जीडीपी दे रखा है 15,000 करोड़ और रियल जीडीपी दे रखा है 12,000 करोड़। तो जीडीपी डिफ्लेटर हुआ नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इंटू 100, यानी कि 15,000 करोड़ डिवाइडेड बाय 12,000 करोड़ इंटू 100 विच इज इक्वल टू 125। अब यहाँ संदीप गर्ग ने 125 के आगे रुपी का सिंबल लगा दिया है, जो कि गलत है। प्राइस इंडेक्स या जीडीपी डिफ्लेटर के आगे कोई सिंबल नहीं लगता है, ये एक प्योर नंबर होता है। अब इस 125 के आंसर को हम यूं इंटरप्रेट कर सकते हैं, अगर जीडीपी डिफ्लेटर या प्राइस इंडेक्स की वैल्यू 100 से ज़्यादा हो तो वो जितने अमाउंट से 100 से ज़्यादा होगी उतनी परसेंटेज से बेस ईयर और करंट ईयर के बीच प्राइस लेवल में इंक्रीज हुआ होगा। अब यहाँ जीडीपी डिफ्लेटर की वैल्यू है 125, जो कि 100 से 25 की वैल्यू से ज़्यादा है। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि बेस ईयर और करंट ईयर के बीच में गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस में 25% की इंक्रीमेंट हुई है। अब लेट से नॉमिनल जीडीपी होता 12,000 करोड़ और रियल जीडीपी होता 15,000 करोड़, तो फिर जीडीपी डिफ्लेटर होता नॉमिनल जीडीपी यानी कि 12,000 करोड़ डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी यानी कि 15,000 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 100 विच इज इक्वल टू 80। अब यहाँ जीडीपी डिफ्लेटर 100 की वैल्यू से 20 के फिगर से कम है, तो अब हम ये कहेंगे कि बेस ईयर और करंट ईयर के बीच में प्राइस लेवल 20% डिक्रीज किया है। यानी कि अगर जीडीपी डिफ्लेटर की वैल्यू 100 से ज़्यादा हुई तो बेस ईयर और करंट ईयर के बीच प्राइस लेवल्स इंक्रीज हुए हैं, और अगर ये वैल्यू 100 से कम हुई तो फिर बेस ईयर और करंट ईयर के बीच में प्राइस लेवल्स डिक्रीज किए हैं। अब कभी कभार क्वेश्चन में हमें जीडीपी डिफ्लेटर नहीं बल्कि जीएनपी डिफ्लेटर का पूछा जाता है, तो ये बेसिकली नॉमिनल जीएनपी यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और रियल जीएनपी का रेशियो मल्टीप्लाइड बाय 100 होगा। बाकी सभी कंसेप्ट सेम रहेंगे। चलिए दोस्तों, इस सेक्शन के अगले टॉपिक जीडीपी और वेलफेयर को भी कवर कर लेते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे नॉर्मली एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। अब हमने थोड़ी देर पहले ये पढ़ा है कि रियल जीडीपी एक इकॉनमी की इकोनॉमिक ग्रोथ की करेक्ट पिक्चर प्रोवाइड करता है। उसके पीछे का रीज़न ये है कि रियल जीडीपी हमें एक इकॉनमी में कितने ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं उसकी करेक्ट पिक्चर देता है। अब जितने ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगे उससे उतनी ज़्यादा इकॉनमी में एम्प्लॉयमेंट और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, जिससे ओवरऑल लोगों की पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगी। अब जब लोगों की इनकम बढ़ेगी तो उससे उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंक्रीज करेगा। यानी कि हमने जीडीपी को लोगों के वेलफेयर का एक बैरोमीटर यानी कि इंडेक्स माना है। यहाँ वेलफेयर से मतलब लोगों का मटीरियल वेलबींग यानी कि मॉनेटरी इनकम जो कि पैसा होगा उससे रिलेटेड है। अब जितनी ज़्यादा रियल जीडीपी इंक्रीज होगी उतना लोगों का मटीरियल वेलबींग यानी कि वेलफेयर इंक्रीज होगा। अब ये लॉजिक काफ़ी हद तक सही है, पर इसमें भी कुछ लिमिटेशंस हैं जो हमें इन पॉइंट से मिलती है। पॉइंट नंबर 1 है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। इट इज पॉसिबल दैट विद राइज इन जीडीपी इनइक्वालिटीज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में ऑल्सो इंक्रीज, दैट इज द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर इंक्रीजेज। GDP does not take into account changes in inequalities in the distribution of income, so welfare of people may not rise as much as the rise in GDP. अब ये पॉइंट आजकल के कंटेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इस ग्राफ से देख सकते हैं कि इंडिया की GDP डॉलर वैल्यू में स्टेडिली इंक्रीज कर रहा है, पर इस फिगर से हमें ये पता नहीं चलता है कि इंडिया आज के टाइम में वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा अनइक्वल कंट्रीज़ में से एक है, जहाँ पे इंडिया के टॉप 10% पॉपुलेशन इंडिया के 77% वेल्थ को ओन करती है, और वहीं पे बॉटम 60% पॉपुलेशन सिर्फ 4% की नेशनल वेल्थ को ही ओन करती है। और ये इनइक्वालिटी कोरोना के टाइम पे और ज़्यादा वाइड हो गई है।
अब ये सभी इनइक्वालिटीज़ इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ हमें जीडीपी फिगर्स को देखकर पता नहीं चलती हैं, और जब इनइक्वालिटीज़ इन इनकम इतनी वाइड स्प्रेड हो तो जीडीपी के इंक्रीज करने से भी मेजॉरिटी पॉपुलेशन का भला नहीं होगा। ऐसी सोसाइटी में अमीर होगा और गरीब होगा। नेक्स्ट पॉइंट है चेंजेस इन प्राइजेस। इफ इंक्रीज इन जीडीपी इज ड्यू टू राइज इन प्राइजेस एंड नॉट ड्यू टू इंक्रीज इन फिजिकल आउटपुट, देन इट विल नॉट बी अ रिलायबल इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। अब यहां हम नॉमिनल जीडीपी की बात कर रहे हैं। अगर हम नॉमिनल जीडीपी से इकोनॉमी की इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करें तो हो सकता है कि चेंज इन जीडीपी गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस लेवल में हुई चेंज की वजह से ज़्यादा हो इन कंपैरिजन टू चेंज इन देयर क्वांटिटीज प्रोड्यूस्ड। इस केस में जीडीपी इकोनॉमिक ग्रोथ को करेक्टली मेजर नहीं करेगा। हम इस पॉइंट को ऑलरेडी डिटेल में कवर कर चुके हैं। पॉइंट नंबर 3 है नॉन मॉनिटरी एक्सचेंजेस। Many activities in an economy are not evaluated in monetary terms. For example, non-market transactions like services of housewife, kitchen gardening, leisure time activities, etc. are not included in GDP due to non-availability of data. However, such activities influence the economic welfare. अब हम जो नॉन मार्केट एक्सचेंजेस जो एक घर के अंदर करते हैं उन्हें पैसों में मेजर नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम उन्हें नेशनल और डोमेस्टिक इनकम दोनों में इंक्लूड नहीं करते हैं। पर ऐसी एक्टिविटी से लोगों के वेलफेयर पे बहुत असर पड़ता है। अब किसी व्यक्ति को पेंटिंग का शौक़ हो सकता है, या फिर सिंगिंग का शौक़ हो सकता है, या फिर कुकिंग का शौक़ हो सकता है, जिसे करने से उसे खुशी मिलती है, पर जिसकी मार्केट वैल्यू को हम जीडीपी में कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। अब भूटान में एक हैप्पीनेस इंडेक्स कैलकुलेट होता है जो कि ये मेजर करता है कि वहाँ के लोग कितने हैप्पी रहते हैं अपनी लाइफ में। इन सभी आइटम्स को हम जीडीपी से एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते हैं, इसीलिए ये एक इम्पॉर्टेंट लिमिटेशन है जीडीपी एज अ वेलफेयर इंडेक्स का। अगला पॉइंट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है विच इज़ रिलेटेड टू एक्सटर्नैलिटीज़। Externalities refer to benefits or harms of an activity caused by a firm or an individual for which they are not paid or penalized. Activities which result in benefits to others are termed as positive externalities, and activities which result in harm to others are termed as negative externalities. अब ये एक important point है जिसका direct question एग्जाम में नॉर्मली आता है। हम जीडीपी में चारों सेक्टर्स द्वारा प्रोड्यूस फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केट वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। अब इन गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन से जो एनवायरनमेंट या सोसाइटी में कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं उन्हें हम एक्सटर्नैलिटीज कहते हैं। अब अगर गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन से सोसाइटी इन जनरल या फिर एनवायरनमेंट का भला होता है तो हम उसे पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी कहेंगे, और अगर उनका नुकसान होता है तो हम उसे नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी कहेंगे। अब नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज़ के एग्जाम्पल्स तो बहुत सारे हो सकते हैं। लेट्स से एक एरिया में कोई केमिकल बनाने की फैक्ट्री लगती है। अब जीडीपी की कैलकुलेशन में तो हम सिर्फ इस केमिकल फैक्ट्री को बनाने में जो एक्सपेंडिचर हुआ है उसी को रिकॉर्ड करेंगे, या फिर इस फैक्ट्री ने जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए हैं उसे रिकॉर्ड करेंगे, या फिर इस फैक्ट्री में जो लोग काम करते हैं उनके द्वारा कमाई गई फैक्टर इनकम के सम टोटल को हम जीडीपी में रिकॉर्ड कर सकेंगे। पर इस फैक्ट्री से आसपास की इन्वायरमेंटल पोल्यूशन जो होगी उसे हम जीडीपी में कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं कर सकेंगे। हो सकता हो कि ये फैक्ट्री अपना इंडस्ट्रियल वेस्ट पास में बहती नदी में डंप कर दे जिससे वाटर पोल्यूशन हो जाए। इस नदी में तैरने वाली मछलियों के लिए, या फिर जो लोग इस नदी में नहाते हैं उनके लिए, या फिर वो लोग जो इस नदी के पानी पीते हैं उनके लिए। अब इस वाटर पोल्यूशन से लोगों की हेल्थ पर नेगेटिव असर पड़ेगा जिनसे उनके वेलफेयर में कमी आएगी। अब ऐसी एक्सटर्नैलिटी से सोसाइटी का ओवरऑल वेलफेयर पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, इसीलिए हम इन्हें नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज़ कहते हैं।
अब इन नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज को हम जीडीपी के फिगर्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। अब नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज के ठीक उलट होती हैं पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज। आइए इसे भी एक एग्जांपल से समझते हैं। अब लेट्स से गवर्नमेंट ने किसी सिटी में एक फ्लाईओवर बनाया है। अब इस फ्लाईओवर की कंस्ट्रक्शन को तो हम जीडीपी में ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में रिकॉर्ड कर लेंगे, या फिर लेट्स से गवर्नमेंट ने कोई पब्लिक पार्क बनाया है तो इसे भी हम जीडीपी में गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड कर लेंगे। पर फ्लाईओवर बनाने से जो पॉजिटिव इफेक्ट्स होगा उसे हम जीडीपी में रिकॉर्ड नहीं कर सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल, फ्लाईओवर बनाने से लोगों का ट्रैवलिंग का टाइम बचेगा, जिसे वो पहले वेस्ट करते थे जब उन्हें रेड लाइट पे रुकना पड़ता था। फ्लाईओवर बनाने से व्हीकुलर पोल्यूशन भी कम होगी और ट्रैफिक जाम भी कम होगा। अब ये इस फ्लाईओवर को बनाने की पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज हैं जिसे हम जीडीपी में रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। इसी तरह पब्लिक पार्क्स को बनाने का भी पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। लोग वहाँ पर सैर करने के लिए आएंगे, बच्चे उस पार्क में खेलेंगे, वहाँ पेड़ और पौधे लगाए जाएंगे जिसका इन्वायरमेंट पे अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। अब ये सब पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज का एग्जाम्पल हैं जिन्हें जीडीपी कवर नहीं कर सकता है। जीडीपी सिर्फ प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज की मनी वैल्यू को ही रिकॉर्ड करता है, उनसे होने वाली पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज को जीडीपी इग्नोर करता है। अब क्योंकि इन एक्सटर्नैलिटीज से लोगों के वेलफेयर पे पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, इसीलिए हम जीडीपी को लोगों के वेलफेयर का 100% इंडेक्स नहीं मान सकते हैं। लास्ट पॉइंट है रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। जीडीपी डज नॉट कंसिडर द चेंजेस इन द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री। If rate of population growth is higher than the rate of growth of GDP, then it will decrease the per capita availability of goods and services, which will adversely affect the economic welfare. अब GDP सिर्फ goods and services की मनी वैल्यू को ही रिकॉर्ड करता है जो कि एक कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस होते हैं। वो कंट्री में हो रहे पॉपुलेशन में चेंजेस को रिकॉर्ड नहीं कर सकता है। अब अगर देश की पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से इंक्रीज करती है तो वो जीडीपी में हो रही बढ़ोतरी को कहीं ना कहीं पर निगेट करेगी। अब लोगों के वेलफेयर में हो रहे इंक्रीज का करेक्ट मेजर होता है पर कैपिटा जीडीपी, यानी कि एक एवरेज पर्सन की हर साल कितनी इनकम में बढ़ोतरी हुई है उसे हमें पर कैपिटा जीडीपी से पता चलता है। अब इसका फॉर्मूला होता है जीडीपी ऑफ अ कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स पॉपुलेशन। अब अगर पॉपुलेशन का बढ़ने का रेट जीडीपी के बढ़ने के रेट से ज़्यादा हो जाएगा तो फिर पर कैपिटा जीडीपी डिक्रीज करेगी, ना कि इंक्रीज, जिसका सीधा असर लोगों की पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे पड़ेगा। क्योंकि जब पर कैपिटा इनकम गिरेगी तो फिर लोगों के पास कम पैसा होगा टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज। इसका ओवरऑल असर देश की इकोनॉमिक वेलफेयर पे पड़ेगा। अब इन सभी पॉइंट्स को कंसिडर करते हुए हम ये कह सकते हैं कि जीडीपी 100% फुल प्रूफ मेजर नहीं होता है लोगों के वेलफेयर को मेजर करने का। हालांकि ये काफ़ी हद तक सही मेजर माना जा सकता है। अब कई इकोनॉमिस्ट जीडीपी की जगह ग्रीन जीडीपी या फिर ग्रीन जीएनपी को बेटर इंडिकेटर मानते हैं लोगों के वेलफेयर का। ग्रीन जीएनपी measures national income or output adjusted for the depletion of natural resources and degradation of the environment। यानी कि हम नॉर्मल कैलकुलेटेड जीडीपी या जीएनपी में से जब गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन से हो रहे इन्वायरमेंट की डिग्रेडेशन यानी कि नुकसान और नेचुरल रिसोर्सेज की एक्सप्लॉयटेशन को मॉनेटरी वैल्यू में एक्सप्रेस करके लेस करते हैं तो हमें ग्रीन जीडीपी या फिर ग्रीन जीएनपी का फिगर मिलता है। यानी कि इसका फॉर्मूला हुआ ग्रीन जीडीपी इज इक्वल टू जीडीपी माइनस नेट फॉल इन स्टॉक ऑफ नेशनल कैपिटल, या फिर ग्रीन जीएनपी इज इक्वल टू जीएनपी माइनस नेट फॉल इन स्टॉक ऑफ नेशनल कैपिटल। यहाँ पर नेशनल कैपिटल का मतलब हुआ एक इकॉनमी के नेचुरल रिसोर्सेज जिसको यूज करके हम गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन करते हैं। अब ये एक बेटर इंडिकेटर होगा इन्वायरमेंट का सस्टेनेबल यूज़
और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन को मेजर करने का। इससे कंट्रीज अपनी इकोनॉमी और अपने रिसोर्सेज को बेटर मैनेज कर सकेंगी। इसीलिए कई सारे इकोनॉमिस्ट अब ग्रीन जीडीपी या ग्रीन जीएनपी को सजेस्ट करते हैं एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग जीडीपी या फिर जीएनपी। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको आज के वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, मैं उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के सेक्शन 4.10 जो कि सॉल्व न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का है उसे कवर करेंगे। उसके बाद हम इस चैप्टर के एंड में दिए गए क्वेश्चन बैंक को भी कवर करेंगे और अनसॉल्व न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। फाइनली दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरे अगले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।